हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 2 मार्च 2024 के करंट अफेयर के साथ। सारी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा। पहले बात कर लेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे पॉलिटी का एक क्वेश्चन पूछा था और मेरा आपसे सवाल ये था कि जो टाउन प्लानिंग का जो कंसेप्ट है, इसका प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से पार्ट में दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर है जो टाउन प्लानिंग मतलब नगर नियोजन का जो प्रावधान है, मतलब केंद्र सरकार के पास पावर होती है कि वो नई टाउनशिप की स्थापना कर सकते हैं, एक नए शहर की स्थापना कर सकते हैं, या फिर इसी के अंतर्गत ये भी आता है कि वो शहरों के नाम भी बदल सकते हैं। तो इसका प्रावधान है पार्ट 9A में, और ये हमारे संविधान के 12वें शेड्यूल के अंतर्गत आता है। और अगर भाग 4A की बात करें तो ये बताता है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। ठीक है, आर्टिकल 51A इसी को बोलते हैं। और भाग 6 की अगर बात करें तो ये स्टेट गवर्नमेंट और उनकी फंक्शनिंग के बारे में बताता है कि जो राज्य सरकारें हैं उनके पास क्या क्या पावर है और वो किस तरीके से राज्य को चलाएंगी। और भाग जो 11 है ये बताता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इन दोनों के बीच में एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बारे में, कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में रिलेशन कॉन्स्टिट्यूशनल कैसे होने चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप इन चारों भागों को ध्यान रखोगे, और ये आपसे कई बार पूछे जाते हैं और आप मुश्किल में आ जाते हो, तो ध्यान रखिएगा इन्हें। अब शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर। ये कौन से दो संस्थान हैं जिन्होंने एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन किया है और ये एक नए प्लांट की स्थापना करेंगे जहां पर अमोनियम नाइट्रेट जो है इसका उत्पादन किया जाएगा। तो इसके लिए एक तो सीआईएल जिसको बोलते हैं कोल इंडिया लिमिटेड, और साथ में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इन दोनों ने पैक्ट साइन किया हुआ है और दोनों मिलकर एक नया प्लांट स्थापित करेंगे। ये जो नया प्लांट है ये उड़ीसा में लखनपुर में स्थापित किया जाएगा और इसका जो मेन उद्देश्य होगा ये अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करना मेन उद्देश्य होगा। और जो दोनों संस्थान टारगेट लेकर चल रहे हैं वो ये टारगेट लेकर चल रहे हैं कि 6.6 लाख टन उत्पादन किया जाएगा, जिसके लिए आप ये समझ लीजिए 1.3 मिलियन टन कोयले की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि अमोनियम नाइट्रेट उत्पादित किया जाएगा। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता और इसके चेयरपर्सन है पीएम प्रसाद। कौन है? पीएम प्रसाद। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की अगर बात करें तो 1956 में इसकी स्थापना करी गई थी, 1956 में, और हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली। इसके चेयरपर्सन है के एस मूर्ति। ये कितने ऐसे लोग हैं जिनको साहित्य फेलो अवार्ड के लिए चुना गया है, जिसको हिंदी में संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड भी बोला जाता है। तो इस बार टोटल अगर बात करें तो 6 लोगों को चुना गया है। वैसे आपको बताऊं कि एक बार में मैक्सिमम 40 लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है, इस बार केवल 6 लोग ही चुने गए हैं। ये कौन कौन है मैं इनका नाम आपको बता देता हूँ। एक तो है रॉय दुलाल रॉय। दूसरे जो हैं ये हैं राजा एन राधा रेड्डी। और तीसरे हैं डीपी सिन्हा डीपी सिन्हा। चौथे हैं ये हैं सुनैना हजारी लाल सुनैना हजारी लाल। और फिर हैं विनायक खेदेतकर। और फिर हैं आर विश्वेश्वरन। ठीक है, तो टोटल ये 6 लोग हैं जिनको सम्मानित किया गया है। और ये कहीं ना कहीं म्यूजिक और संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हैं, जिनके लिए इनको ये सम्मान दिया गया है। और इसकी जो पूरी लिस्ट है वो मैंने पीडीएफ में दे दी है, इसलिए आप पीडीएफ से ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। एक एक नाम अगर आप प्रॉपरली पढ़ लेंगे तो वो आपके दिमाग बात करें तो टोटल 80 ऐसे युवा हैं जिनको उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और इसके साथ 25,000 रुपए की धनराशि दी जाती है। संगीत नाटक एकेडमी की शुरुआत 1952 में पहली बार करी गई थी, 1952 में। ध्यान रखिएगा कल के करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था ये कौन है जो कि ग्लोबल जैन पीस एम्बेसडर बनाए गए हैं। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, आचार्य लोकेश मुनि। कौन है? आचार्य लोकेश मुनि। भारत ने अभी इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स 2024 में कौन सी रैंक सिक्योर करी है? तो जो पहले रैंक थी भारत की वही इस बार भी है, कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। और भारत ने 42वीं रैंक सिक्योर करी है एक बार फिर से। और इसमें टोटल 55 देशों को दुनिया भर के शामिल किया गया था इस लिस्ट में, जिसमें 42वीं रैंक है, जो कि कुछ खास नहीं है। और अगर टॉप 3 की बात करें तो नंबर 1 पे अमेरिका रहा है, नंबर 2 पे जो है ये है ब्रिटेन, और नंबर 3 पे जो है ये है फ्रांस।
आईपी का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब सीधे टर्म में आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर उन देशों को लिस्ट किया जाता है रैंकिंग के आधार पर जिनके पास पेटेंट सबसे ज्यादा है। पेटेंट का मतलब जब आप कोई नई इनोवेशन करते हो ना, तो आप उसको पेटेंट कराते हो ना अपने नाम पर। उसी तरीके से जब देश में इनोवेशन करी जाती है तो वो कंट्री भी इसे पेटेंट कराते हैं कि हाँ भाई, इस चीज की खोज सबसे पहले इस देश में करी गई है, या फिर ये एक नई टेक्नोलॉजी है जो कि सबसे पहले इस देश ने बनाई है। तो वो आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर्गत। एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि नॉर्मल प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि किसी के पास दुकान है, उसका घर है या फिर गाड़ी है, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इसी को बोलते हैं जो कि इनोवेशन पेटेंट है आपके पास। और क्या बता सकते हो, अभी कुछ टाइम पहले वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी थी? 126वीं रैंक सिक्योर करी थी। बाय द वे, अगर बात करी जाए कि एआई इंडेक्स रिपोर्ट में भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी थी, तो इसमें बहुत अच्छी रैंक थी भारत की, 5वीं रैंक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में इस टाइम पे हम दुनिया में 5वें नंबर पे हैं। नंबर 1 पे अमेरिका है। ये कौन है जिनको पेयू में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही हैं, इनका नाम है रेणु सूद करनाथ। और इनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है फाइनेंस सेक्टर में। ये इस टाइम पर एचडीएफसी बैंक में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पोस्ट पर भी कार्यरत है। तो अब ये पेयू को भी संभालेंगी, अतिरिक्त पदभार। और इनके अलावा एक और बात ध्यान रखना आप, जो पेयू के इस टाइम पे सीईओ हैं, इनका नाम है निर्बन मुखर्जी। ये पेयू के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आ गए हैं। इसी तरीके से पेयू के जो सीएफओ हैं, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, इनका नाम है अरविंद अग्रवाल। इनको भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल कर लिया गया है। और पेयू जो है, इसकी स्थापना साल 2002 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम। ये एक पेमेंट एग्रीगेटर है, जैसे कि पेटीएम हो गया या फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, उसी तरीके से। ये कौन सा मंत्रालय है जिसने अभी भारत के 12 टेक्निकल एजुकेशन संस्थानों के साथ एक्ट साइन किया है? और इन एजुकेशन संस्थानों की मदद से 6 नदियों के बेसिन मैनेजमेंट किए जाएंगे, मतलब नदियों का जो पानी है उसे साफ करने की प्रक्रिया होगी। इसके अलावा जो नदियों के किनारे हैं वहां पर भी साफ सफाई होगी और नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर तैयार किया जाएगा। तो ये है कौन सा मंत्रालय? जल शक्ति मंत्रालय, नाम से ही आपको समझ आ जाना चाहिए। और इसके जो मिनिस्टर हैं ये हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। और टोटल ये जो 6 रिवर बेसिन है जिनको बेहतर बनाया जाएगा, उनके नाम समझ लीजिए। एक तो हो गया पेरियर नदी हो गया, दूसरी है कावेरी नदी, और नर्मदा हो गई, गोदावरी भी इसके अंतर्गत आ गई है, महानदी हो गई, और कृष्णा नदी हो गई। ठीक है, तो ये टोटल 6 नदियां हैं जिनको आप बोल सकते हो, मतलब सारी साउथ इंडिया में आ जाती हैं। या फिर आप बोल सकते हो दक्कन के पठार में आ जाती हैं, वेस्टर्न घाट तक नीचे। तो इन 6 नदियों को बेहतर बनाया जाएगा। तवी महोत्सव का शुभारंभ कौन से राज्य या यूटी में किया गया है? तो हर साल तवी महोत्सव मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। और ये जो महोत्सव है ये अपने आप में जम्मू कश्मीर के कल्चर को प्रमोट करता है और वहाँ के हेरिटेजेस को भी प्रमोट करता है। इस महोत्सव की शुरुआत 1 मार्च को हो चुकी है, मतलब कल के दिन। और इसका जो समापन होगा ये 4 मार्च को होगा, मतलब 4 दिवसीय ये महोत्सव ये मनाया जा रहा है। परसों इसका समापन होगा। इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर के अंदर उगाए जाने वाले ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को शोकेस किया जाता है। और फोक डांस परफॉर्मेंस होती है, थिएटर परफॉर्म किया जाता है, म्यूजिक होता है, ठीक है, मेला लगता है। ये सारी चीजें इस तवी महोत्सव में आयोजित करी जाती है। देश और विदेश से भी लोग यहाँ पर आते हैं इस महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए। और जम्मू कश्मीर में इस टाइम पे गवर्नर कौन है? ये है मनोज सिन्हा। आपको पता है जम्मू कश्मीर के फोक डांस कौन कौन से हैं? ये कई बार आपसे पूछे जाते हैं। तो एक तो है यहाँ का राउफ नाच, काफी फेमस है। एक यहाँ पर चलता है दमाली। और एक यहाँ पर दंडी नाच है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है हैकत, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हैकत। एक कूद नाच है यहाँ पर। और मंद जास है। ठीक है, तो ये सारे फोक डांस है जम्मू कश्मीर के, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसरो का एक नया लॉन्च कॉम्प्लेक्स कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है? तो इसकी स्थापना तमिलनाडु में करी गई है। और तमिलनाडु में कहाँ पर? थूथुकोडी में। कहाँ पर? थूथुकोडी। ओके। अब देखिए, लॉन्च कॉम्प्लेक्स का मतलब यह है कि इसरो, आपको पता ही है, हर साल कई सारी सैटेलाइट्स लॉन्च करती है। तो एक तरीके से ये लॉन्चिंग कॉम्प्लेक्स है। मतलब इस जगह से
जो इसरो है वो अपनी सैटेलाइट से लॉन्च कर पाएगी। और एक साल में टोटल 24 लॉन्च कर पाएगी इसरो यहाँ से। मतलब आप सीधा सीधा ये समझ लीजिए कि 24 सैटेलाइट्स एक साल में 365 डेज में इसरो इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स से लॉन्च कर पाएगा। और इसको बनाने के लिए 986 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई थी। मतलब करीब करीब आप बोल सकते हो 1000 करोड़ की मदद से ये बनकर तैयार हुआ है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु की ऑफिशियल विजिट में तमिलनाडु के लिए 17,300 करोड़ के नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। और इसमें मेन चीज़ ये है कि तमिलनाडु के जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पर जो वाटरवेज वेसल चलाए जाएंगे, मतलब जो फेरी वगैरह चलाई जाएंगी, वो सब हाइड्रोजन पर आधारित होगी। ये कौन है जिनको मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो ये है मुंडकुर एस कामत। कौन है? मुंडकुर एस कामत। और मंगलौर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड जो है, इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1988 में। और हेडक्वार्टर इसका मैंगलोर ही है। इसके चेयरपर्सन है अरुण कुमार सिंह। और जो मुंडकर एस कामत हैं, इन्होंने किसको सक्सीड किया है? तो इन्होंने संजय वर्मा को सक्सीड किया है। देखिए, भारत में पहली बार हाइड्रोजन से चलने वाली फेरी बनाई गई कोचीन शिपयार्ड के द्वारा। तो इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया। और इस जो फेरी की खास बात है, ये बिल्कुल भी शोर नहीं करेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है हाइड्रोजन से ये चल रही है। और अपार्ट फ्रॉम दिस, इससे बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं होगा। तो आपको पता होना चाहिए, भारत सरकार 2070 तक का टारगेट लेकर चल रही है नेट जीरो एमिशन का। मतलब 2070 तक हमें हमारे देश को पूरा ग्रीन बना देता है, बिल्कुल भी कार्बन का उत्सर्जन नहीं होने पाए। और एक और बात ध्यान रखिएगा, 2047 तक भारत सरकार टारगेट लेकर चल रही है डेवलप्ड नेशन बनने का। मतलब हम विकासशील अभी देश हैं, और हम 2047 तक विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएंगे। और ये तब हो पाएगा जब हम इंपोर्ट कम से कम करेंगे और एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करेंगे। और इंपोर्ट अगर कम करना है तो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को बढ़ावा देना होगा। ये कौन है जो कि एनएसजी के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट किए गए हैं? एनएसजी आप लोग जानते ही हो, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इन्हीं को ब्लैक कैट कमांडोज भी बोला जाता है। और भारत में एक तरीके से आप बोल सकते हो इंटरनली काउंटर टेररिज्म के लिए ये यूनिट जानी जाती है। ये इंटरनली अगर देखा जाए तो हमें आतंकवाद से बचाने के लिए अग्रसर रहती है ये पर्टिकुलर यूनिट। तो इसके नए डायरेक्टर जनरल सीनियर आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी अपॉइंट किए गए हैं। दलजीत सिंह चौधरी जो हैं, ये 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। और इससे पहले ये सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं। तो एसएसबी के डायरेक्टर जनरल ये अभी भी हैं। और अब इनको एनएसजी का अतिरिक्त पदभार दिया है। तो एसएसबी भी ये संभाल रहे हैं और अब एनएसजी को भी संभालेंगे। एनएसजी की स्थापना 1984 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली। हाल ही में एनडीए में एक नई किताब लॉन्च करी गई है जिसका नाम क्या है? नेशनल डिफेंस एकेडमी जिसको बोलते हैं। और यहाँ पर एक नई किताब लॉन्च करी गई है, इसका नाम है सोल्जर एंड वॉर पोयम, सैनिक और युद्ध कविता। इसको एनडीए के जो डायरेक्टर जनरल हैं इस टाइम पे, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये कौन है एनडीए के इस टाइम पे डायरेक्टर जनरल? तो ये हैं अजय कोचर। क्या नाम है इनका? अजय कोचर। और इस किताब की आपको खास बात बता दूं, इसके अंदर 170 पोयम्स हैं। 170 ऐसी कविताएं हैं जो कि हमारे सोल्जर्स के बारे में बताती हैं, उन पर्टिकुलर ऑफिसर्स और सोल्जर्स के बारे में जो कि नेशनल डिफेंस एकेडमी से निकले हुए हैं। और इतना ही नहीं, इस किताब के अंदर 15 पेंटिंग्स भी हैं जो कि हमारे सोल्जर्स के बारे में ही डिस्क्राइब करती हैं, और किस तरीके से वो पिछले कई सालों में वॉर्स लड़ चुके हैं, उन सबको यहाँ पर डिस्क्राइब करती है। एनडीए की स्थापना 1949 में करी गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है खड़कवासला, पुणे में पड़ता है। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा राज्य के अंदर वाटर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना करी जाएगी? मतलब एक पर्टिकुलर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा जो कि राज्य के अंदर पानी की स्थिति को हर तरीके से बताएगा कि राज्य में पीने के पानी की व्यवस्था कैसी है, बेहतर हो रही है या नहीं हो रही है, जो हमारे कोस्टल एरिया है वहां पर साफ सफाई है या नहीं है। ये सारी चीजें पर्टिकुलर इस सेंटर के अंदर होगी। और ये अपने आप में डेटा को संरक्षित करेंगे। तो ये है उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार, और इसको हरी झंडी दे दी गई है। इसके लिए उड़ीसा सरकार को अपने बजट में अतिरिक्त 18.5 करोड़ रुपए जोड़ने होंगे। मतलब हर साल जो इसका खर्चा आएगा, 18.5 करोड़ का खर्चा आएगा। और उड़ीसा में गवर्नर कौन है? रघुवर दास गवर्नर है।
अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, कि ये कौन सा नेटवर्क है जो कि सिर्फ एक तरफा ट्रांसमिशन को ही सपोर्ट करता है, जिसमें सिर्फ वन वे ट्रांसमिशन हो सकता है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। 2024 के किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से आप मेरा बैच अवेल कर सकते हैं। ये जो जीएसजीके का फाउंडेशन बैच है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ है, चाहे वो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, और पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज में मैंने कवर कराए हुए हैं। वन लाइनर का क्रैश कोर्स भी है यहाँ पर। तो ये अपने आप में कंप्लीट पैकेज है, जिसकी मदद से आप किसी भी वनडे एग्जाम में बहुत ही आसानी से स्कोर कर सकते हो। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं, इट डजेंट मैटर। मैं आपको जैसे यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ और जैसे आपको समझ आता है, वैसे ही सेम आपको यहाँ पर भी समझ आएगा। और इस बैच का भी डायरेक्ट लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, एग्जाम इंजन ऐप का भी डायरेक्ट लिंक है। तो आप दोनों में से किसी पे भी क्लिक करके इसे अवेल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप मेरा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सब के सेपरेट बैच भी अवेल कर सकते हैं वहाँ। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।